नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं DDA जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अब ये जो प्लेलिस्ट है, इसके हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या हर एक वीडियो लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराएंगे। टेक्निकल ही कराएंगे, नॉन टेक्निकल नहीं कराने वाले हम लोग, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। और जो भी हर एक क्वेश्चन होगा, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डाटा चाहिए, उसको भी हम लोग देंगे। इसी वजह से हम लोग हर एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन कराएंगे। ये नहीं कि हम लोग 50 क्वेश्चन करा दें लेकिन डाटा नहीं दे पाएंगे, इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा, है ना। बच्चे भी नहीं देखेंगे, ये भी रीजन है। ओके। और इसी वजह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। हर एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन करेंगे। उस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डाटा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जितना प्रोवाइड कराया जा सकता है वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ओके। और लेक्चर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, सभी की जितने भी पेपर हैं सभी की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले, है ना। अच्छा, ये वाला पेपर होने वाला हमारा 23/4/2018 का। जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हुआ, अच्छा किस पेपर का सॉल्यूशन करा दिया, तो पहले ये शो कर दिया, है ना। शिफ्ट के हम से होने वाली मॉर्निंग 9 से 11। ओके। अब एक एक करके पॉइंट में बात करेंगे। पहला क्या है, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट द। अच्छा, टोटल एनर्जी लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर हेड, ठीक है, और डेटम हेड। अच्छा, प्रेशर हेड और डेटम हेड के समीशन को क्या बोलते हैं, पिजोमेट्रिक हेड। क्लियर है ना ये बात, नॉलेज में होनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस किसका दिख रहा है भाई आपको, सिर्फ वेलोसिटी हेड का, तो आंसर क्या है, वेलोसिटी हेड। कोई डाउट नहीं, सीधा टू द पॉइंट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ यूनिफॉर्म फ्लो लेमिना थ्रू अ कंड्यूट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग जानते हैं, आई क्या होता है, आई होता है हमारा HL/L, यानी हेड लॉस। हेड लॉस के बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो FL/V² और 1/L रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के L से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, जो बचेगा FV²/2GD, ठीक है। अच्छा, इन्वर्सली होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के, नहीं होता, ये भी नहीं होता। स्क्वायर ऑफ डाया, डाया के इन्वर्सली होता है, ठीक है, तो स्क्वायर तो है ही नहीं। एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो अच्छा जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेरी करेगी, बढ़ेगी, ऐसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगी। बात सही है ये, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, इनवर्सली एज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा पूरा क्वेश्चन आराम से देखे, है ना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन बोजिक्सनेस इक्वेशन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड। सारे अजम्पशन मानते हैं एक्सेप्ट, यानी कौन सा नहीं है इनमें से। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, प्रॉपर स्पेस है, वहाँ पे स्पेस नहीं था। अच्छा, दो इक्वेशन है, दो भाई हैं, एक भाई साहब है बोजिकनेस, ठीक है, और एक भाई साहब है वेस्टरगार्ड, ठीक है। आंसर पता है, आंसर टिक मार के निकल गए तो उससे मजा नहीं है, उससे आपकी तैयारी नहीं है, वो तैयारी नहीं कहलाती। आंसर पता है, ठीक है, लेकिन आंसर का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो पता है या नहीं पता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो इसके अजम्पशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अजम्पशन में लिखाता हूँ सारे। पहला क्या है, सॉइल इज होमोजीनियस, एक एक करके सबको समझेंगे भी, हर एक का मतलब। होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, ठीक है, और क्या रहती है, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, और इलास्टिक मीडियम रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ इज वैलिड, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब है, मान लो कोई भी, ये मेरा मटेरियल है, कोई भी मेरी ईंट ही मान लो, ब्रिक मान लो, सिविल इंजीनियर तो ईंट मान लो भाई, है ना। अच्छा, इस पे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इस पे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब है कि किसी भी
किन्हीं भी पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। अगर इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ E1 है तो इस डायरेक्शन में E1 ही होगा। अगर इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ E2 है तो इधर भी इस पे डायरेक्शन में E2 ही होगा। ये होमोजेनियस हो गया। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि कोई भी मटेरियल है उसके किसी भी पॉइंट को ले लूँ सभी x y z सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी क्या है, E1 है तीनों डायरेक्शन में। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, और सर सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझाओ। मान लो ये मेरा एरिया है, ठीक है, एरिया तो क्या होता है भाई, मेरा जो एरिया तो वो तो अनलिमिटेड है ना अर्थ पे, लेकिन डेप्थ वो मैं फिक्स रखूंगा ना। एक कंपैरिजन कराया ना, डेप्थ फाउंडेशन एक लिमिटेड डेप्थ तक जाएगी ना, तो अनलिमिटेड तो नहीं होगी, मैं कहीं तक डेप्थ तक लेके जाऊंगा फाउंडेशन को, ऐसा तो नहीं है। एक फाउंडेशन लिमिटेड डेप्थ तक जाएगी, ठीक है, लिमिटेड डेप्थ तक हम लोग काम करते हैं। तो डेप्थ फाइनाइट होगी, एरिया इनफाइनाइट हो गया उसके कंपेरिजन में, ठीक है, कंपेरिजन में, बात को गौर से सुनना है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। इलास्टिक मीडियम का मतलब है ई कांस्टेंट है। इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या है, ई कांस्टेंट है। ओके, इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या है, ई कांस्टेंट है। अच्छा, आइसोट्रोपिक का मतलब है कि सारी प्रॉपर्टी सेम है। अच्छा, सारी प्रॉपर्टी सेम है सब डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रेटिफाई होगी अनस्ट्रेटिफाइड होगी, कॉमन सेंस की बात बताओ। तो सर ये अनस्ट्रेटिफाइड होगी, क्यों, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सेम है, तो हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन नहीं देख पाएंगे ना उसमें लॉजिक के थ्रू, ठीक है। तो ये अनस्ट्रेटिफाइड, ये पूछा जाता है कि बॉयलिंग ने इस क्वेश्चन में कौन सा अजम्पशन नहीं है, तो वहाँ स्ट्रेटिफाइड लिख देता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक होगा तो वो अनस्ट्रेटिफाइड होगा। ओके चलो, अब इसमें क्या है, ये आइसोट्रोपिक होता है, ये एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है ना, एन आइसोट्रोपिक होता है। लेकिन ये भी सेमी इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना, सेमी इनफाइनाइट होता है। अच्छा, इसमें म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सॉरी यहाँ लिखता हूँ म्यू, हाँ ये बन नहीं रहा, म्यू की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, सारा डाटा लिख दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या, इनके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वेस्टरगार्ड बोजिंगनेस के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा जेड बराबर क्या होता है, 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाय जेड का स्क्वायर की पावर 5/2 इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वेस्टरगार्ड के केस में क्या होता है, 1/1 प्लस 2 आर बाय जेड का स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर। अच्छा, ये जो डाटा मैं अगर इसको यहाँ से लिखूँ पूरा, ठीक है, इसको अलग कलर पेन से देखते हैं, ये पूरा डाटा ये है ना, ये डाटा पूरा दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, बॉजिकनेस कोफिशिएंट के बी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.447, कहाँ पे, @r=0, यानी कि अगर ये मेरा सरफेस एरिया है तो मैं इसी पॉइंट पे, जहाँ पॉइंट रोड के अंडर भी बात करूँ तो उस केस में के बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0.447। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा था मैंने सारा आपको दे दिया, तो आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन की ओर दोबारा बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, देखो सॉइल, अब इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो पहला बोला सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट। भाई बॉजिंगनेस के लिए सेमी इनफाइनाइट होता है, ठीक है, लेकिन अगर वेस्टरगार्ड की बात करें तो उसके लिए भी होता है, ठीक है। क्लियर करते चलो दोनों चीज़ों को। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट, हाँ ये भी होता है। सॉइल इज होमोजेनियस, ये भी होता है। एनाइसोट्रोपिक, ये वेस्टरगार्ड में होता है। बॉजिंगनेस में क्या होता है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, यानी अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चर स्टील, तो डेंसिटी पूछता है, यूनिट मास यानी कि क्या होती है, सब लोग जानते हैं 7850 kg/m³, तो सिंपल आंसर, ठीक है। चलो, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब क्वेश्चन में देखो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, बाय डिफॉल्ट भी ये होता है कि क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन सा इसका ट्रू है ना। अब क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका देखो, वो पूछते हैं फॉल्स या फिर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन भी देखो बॉजिकनेस में, वहां भी ये हुआ था। यहाँ भी देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द ग्रेविटी टाइप फिल्टर यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। अच्छा, अगर फिल्टर की बात करें, गौर करना, फिल्टर की बात करें, एक होता है हमारे प्रेशर फिल्टर, क्या होता है, प्रेशर फिल्टर, ठीक है। एक क्या होता है सर, हमारे ग्रेविटी फिल्टर। गौर सुनना बात को। अच्छा, ग्रेविटी फिल्टर में दो फिल्टर आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ स्लो सेंट फिल्टर, यहाँ लिख देता हूँ रैपिड सेंट फिल्टर। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पैरामीटर,
बात करेंगे आराम से, ठीक है। जब पैरामीटर है प्री रिक्वायरमेंट, पहले से क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें कोगुलेशन की रिक्वायरमेंट, लेकिन रैपिड सेंट फिल्टर में कोगुलेशन की नीड होती है, हाँ इसमें कोगुलेशन की नीड होती है। अच्छा सर कोगुलेशन होगा तो उसकी वजह से हम लोगों को फ्लोकुलेशन भी होगा, नेक्स्ट प्रोसेस कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। अच्छा इसके बाद सेडिमेंटेशन तो करवाना ही पड़ेगा ना, यानी कि रैपिड सेंट फिल्टर में तो तीनों प्रोसेस नेसेसरी है रैपिड सेंट फिल्टर में पानी पहुंचाने से पहले। अच्छा अब कंपैरिजन करूं कि कोगुलेशन स्लो सेंट फिल्टर में क्यों नहीं होता और रैपिड सेंट फिल्टर में क्यों होता है, तो इसका रीजन में और या फिर लॉजिक समझो, ठीक है। क्या होता है कि कोगुलेंट क्या होते हैं, जो पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते, फाइन पार्टिकल, उनको सेटल करने के लिए कोगुलेशन करते हैं हम लोग, सीधी बात तो ये है। तो क्या होता है, जो वर्ड्स है, मान लो ये मेरे वर्ड है, ऐसे मेरे पार्टिकल, इनके बीच में वर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, स्लो सेंट फिल्टर इतनी स्लो प्रोसेस है कि इसमें कोगुलेशन, जो कोगुलेंट थोड़े थोड़े होंगे वो जमा होंगे यहाँ पे, पार्टिकल कोगुलेंट नहीं बोलूंगा मैं, कोगुलेंट तो अलग हो गया, जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे जमा होगी साइड से, इसके साइड से जमा होगी, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ही पानी यहाँ से आता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा, और जितना कम स्पेस होगा, जितना कम स्पेस होगा उतना अच्छा क्वालिटी का पानी हम लोग को मिलेगा, हम लोग जानते हैं। तो स्लो सेंट फिल्टर हमको 1 से 3 महीने के अंदर साफ करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कोगुलेशन की नीड नहीं है, तो कोगुलेशन कॉस्टली प्रोसेस है, ध्यान रखना, पैसा लगता है। अच्छा रैपिड सेंट फिल्टर फिल्ट्रेशन बड़ी जल्दी हो रहा है, फिल्ट्रेशन बड़ी जल्दी हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो क्लॉग होगी, वर्ड जल्दी जल्दी भर जाएंगे, तो वो भी प्रोसेस ज़्यादा होगी, तो हमको ज़्यादा जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ेगी, तो वो भी दिक्कत है ना। तो इस वजह से कोगुलेशन करके ही हम लोग पानी को रैपिड सेंट फिल्टर में भेजते हैं, जिससे हमको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लॉजिक क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, रेट, कि रेट कितनी होती है इसकी, क्या आंसर कहाँ तक होती है, 100 से लेके 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसकी कितनी होती है आपकी, 3000 से लेके 6000 तक लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्लीनिंग की बात करूँ तो क्लीनिंग टाइम की बात करूँ, टाइम तो इसमें कहाँ 1 से 3 महीने चाहिए होते हैं, इसमें 1 से 2 दिन चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा वाटर रिक्वायरमेंट देखो, इसमें 0.2 से 0.6% चाहिए होता है, इसमें 2 से 5% तक चाहिए होता है, देखो कितना डिफरेंस है चीज़ों में। तो अब कंपैरिजन कर लिया। अच्छा अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं। तो फॉल्स पूछ रहा है ग्रेविटी फिल्टर। अच्छा ग्रेविटी फिल्टर में दोनों ध्यान रखना, रैपिड सेंट भी है और स्लो सेंट भी है, यानी स्लो सेंट फिल्टर और रैपिड सेंट फिल्टर दोनों की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि दोनों के अकॉर्डिंग हमको आंसर देखने पड़ेंगे, पर्टिकुलर बोलता स्लो सेंट या फिर रैपिड सेंट तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता। अच्छा पहला देखते हैं, स्किल्ड सुपरविजन इज एसेंशियल। अगर स्लो सेंट फिल्टर की बात करते हैं या फिर रैपिड सेंट फिल्टर की बात करते हैं, तो दोनों के लिए ही स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किस में ज़्यादा है, तो रैपिड सेंट फिल्टर में ज़्यादा है, स्लो सेंट में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्लो सेंट में स्किल सुपरविजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके ये किसके लिए स्टेटमेंट सटीक यानी सही बैठता है, तो ये रैपिड सेंट फिल्टर के लिए सही बैठता है, तो ये तो बात सही हो गई, ठीक है। अच्छा अब अगला देखते हैं, क्या देख रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई, लेकिन स्लो सेंट फिल्टर में लो होती है, लेकिन रैपिड सेंट फिल्टर में क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज हाई, तो डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट भी क्या होता है, हाई होता है। अगला देखते हैं, कोगुलेशन इज नॉट इसेंशियल। तो कोगुलेशन इसेंशियल किसके केस में नहीं है, एसेंशियल की बात कर रहे थे, इसेंशियल यानी जरूरी नहीं है, लेकिन रैपिड सेंट फिल्टर में तो इसेंशियल है, इसेंशियल है, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें स्लो सेंट फिल्टर की, तो उसमें इसेंशियल कर दो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि जो हम कोगुलेटेड पानी हम लोग भेजते हैं, तो उससे जो वर्ड्स हैं वो क्लॉग जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इससे से कोगुलेटेड वाटर हम लोग स्लो सेंट फिल्टर में नहीं भेजते, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर 4 क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज 456 लैब स्प्लाइसेस शेल नॉट बी यूज्ड फॉर बार विद डाया ग्रेटर देन। अच्छा देखो ये चीज चेंज हो चुकी है, ध्यान रखना, अपडेशन जरूरी है, ठीक है। कब यूज नहीं करते थे, जब 5 ग्रेटर हो जाए 36 mm से, ये पुराना हो गया, अब नया क्या है, 5 ग्रेटर हो जाए 32 mm से,
अच्छा पुराने कोड के अकॉर्डिंग तो आंसर ये ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेगा, अब जो क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंट टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, 32 होगा, याद रखना है ना। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फास्टनर शेल नॉट बी वाई टाइम्स द नॉमिनल डाई ऑफ द फास्टनर वेयर वाई इज। अच्छा पी मैक्स की बात कर रहा है, पी मिनिमम की बात कर रहा है क्या। अब देखो क्वेश्चन को कंफ्यूजन है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है ना। शेल नॉट बी लेस देन, शेल नॉट बी लेस देन यानी शेल बी ग्रेटर देन, यानी कि इतना तो हमको देना ही पड़ेगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है। बात को गौर से सुनना, ठीक है। आज के टाइम पे इतना कंपटीशन हो गया है कि लैंग्वेज को इतना ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब चलो मैं पिच की बात कर रहा है तो पिच बताता हूँ। पी मिनिमम कितना होता है 2.55, पूरा डाटा बताऊंगा। और पी मैक्स, ठीक है। पी मैक्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12T या फिर 200 mm, ये किसके लिए होता है, कंप्रेशन के लिए, ठीक है। 16T या फिर 200 mm, ये किसके लिए होता है, टेंशन के लिए। इन दोनों को इंक्रीज कर देते हैं 50% से, किसके केस में, स्टैगर्ड पिच के केस में। अच्छा टेक रिवेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 16T या फिर 200 mm होगा किस केस में, जब एक्सपोज होंगे, ठीक है, एक्सपोज टू कोरोजन, पूरा लिख देता हूँ, कोरोजन या कोरोजिवनेस, ठीक है। अच्छा 32T या फिर 300 mm होगा, या फिर जब नॉट एक्सपोज टू कोरोजन, ठीक है। अच्छा अगर सीधे बोलते 600 होगा किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, और 1000 किसके लिए होगा, टेंशन के लिए, ठीक है। सारा डाटा याद रखना। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फास्टनेस शेल नॉट, सेंटर ऑफ फास्टनर की ये लगाया ये लगाया, इनके बीच की डिस्टेंस शेल नॉट बी लेस देन, कम नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी, वाई टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, वाई टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया 5 हो गया, कितने टाइम्स दे रहे हैं, पी मिनिमम 2.5, का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 इधर राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ये डाटा भी आप लोग क्या करो बेटा, याद रख लो, इसको भी नोट कर लो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, पॉइजन रेशियो ऑफ स्टेबल आइसोटॉपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल कैन नॉट बी लेस देन, ठीक है। यानी कि म्यू की रेंज क्या से कहाँ तक होती है, प्रैक्टिकली -1 से लेके 0.5 तक होती है। तो इसने -1 दे रखा आंसर में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर नहीं देता तो क्या होता, उस केस में 0 होता, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a simply supported beam shall be deemed to be a deep beam when the ratio of effective span to wall depth, यानी कि L effective to total depth अगर हमारा क्या है, कम है 2 से, तो उसको बोलेंगे क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर 2 की या 2.5 होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस बीम। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इज द राइट आंसर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a pipe flow, the minor losses due to sudden contraction is due to, अच्छा minor losses जो sudden contraction की वजह से होता है, किसका रीजन क्या है, बाउंड्री फ्रैक्शन नहीं होता, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है देखो, ये है जैसे ये अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आगे चल के ये सेपरेशन होता है, तो एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो ये क्या है इसका राइट आंसर, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वाइल ड्राइंग मोड एनवलप, हम लोग जानते हैं मोड एनवलप, सब लोग जानते हैं, रिलेशन बिटवीन द रिलेशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रेट लाइन इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन इज राइट एंगल कांस्टेंट एक्यूट एंगल 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ सिग्मा बनाऊं, यहाँ टाउ बनाऊं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार 10 फाइव, ओके। अच्छा अगर एनवलप की बात कर दूं तो एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, किस केस में, जब फाइव की वैल्यू क्या होगी मेरी, कांस्टेंट होगी। अब वेरी करूंगा तो ये भी चीज वेरी करती हुई चलेगी। तो एंगल कोई सा भी हो, ये सभी चीजें सही हैं, लेकिन इन तीनों का एक ही बात कह रहा है, राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, जीरो एंगल हो, मतलब नहीं है, इन तीनों की एक ही बात कर रहा है, कांस्टेंट। तीनों चीजें अगर मैं कांस्टेंट रखूं, अगर ऐसे रखूं तो भी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे रखूं तब भी स्ट्रेट लाइन होगी, तो कांस्टेंट होगी तभी तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर,
ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इट इज नोन फैक्ट दैट द डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस कीप चेंजिंग एंड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बात सही है, सही है। तो यहाँ तक की बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट, अब देखो नॉट फॉल्स, ठीक है, एक्सेप्ट, ये वर्ड आपको आज के जो एग्जाम है आजकल के उन वहाँ पे देखने को बहुत मिल रहे हैं जो अच्छे एग्जाम है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं डीडीए वाले यहाँ पे जो टीसीएस ने कंडक्ट कराया। ओके तो नॉट इसमें से कौन सा है, एनुअल होता है सेकुलर होता है ड्यूनल होता है मंथली, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आंसर के ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब जब नॉट बोले फॉल्स बोले एक्सेप्ट बोले तो वहां पे क्या होता है, अगर ऑप्शन बोले 1 2 3 4 तो आपको जितने सारे ऑप्शन होते हैं वो सारी नॉलेज होनी चाहिए, यानी 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनता है आज के टाइम पे। तो स्टडी को थोड़ा डीपली करो। ओके अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन डिस्टिंक्ट फीचर ऑन द surface of the earth or beneath of the surface of the earth by means of measurement of distance, direction and elevation is called। तो अगर आप लोगों ने सर्वे पढ़ी है तो सर्वे की पहली डेफिनेशन ही ये है, सर्वे की ही डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट मेथड्स आर यूज इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है भाई यहाँ तक बात तो समझ में आती है। इसके आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब नॉट वाले फॉल्स वाले एक्सेप्ट वाले बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नॉट तो कौन सा नहीं है, अच्छा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर हम लोग सीधे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से मेथड होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूँ, एक होता है आपका इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है, एक होता है आपका एमडीएम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर होता है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, फिर होता है आपका स्टिफनेस मेथड, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, इक्विलिब्रियम में होता है तो जो नहीं होता वो पूछा है तो ये राइट आंसर नहीं है। मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी डिफॉर्मेशन तो ये क्या होता है, ये फोर्स में होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में नहीं होता, ये फोर्स मेथड में होता है, तो ये राइट आंसर। बाकी देखते हैं एमडीएम तो ये नहीं होता, स्टिफनेस तो ये नहीं होता। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोस्ट सुटेबल होता है रिजिड फ्रेम के लिए, तो ये भी बात क्या रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू IS 800 द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज लोड इज, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, कंप्रेसिव मेंबर की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 होना चाहिए जब डेड और इम्पोज लोड हो। अगर मान लो कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का अर्थक्वेक और विंड लोड है तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कितने से 250 से, तो उस केस में 250 आंसर हो जाता, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लम्प ऑफ अ कंक्रीट यूज्ड फॉर हैंड प्लेस्ड पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड बाय ISL, ठीक है। तो कितना रिकमेंड करता है हैंड पंप हैंड प्लेस्ड के लिए, तो वो होता है 25 से 75 mm। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउेबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये IS कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। और IS कोड में से तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इस पर दुख ये मत होना कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कि जो क्वेश्चन IS कोड के आ चुके हैं वो नहीं आते आपको तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो शायद ही आपसे वो क्वेश्चन बने, ठीक है, क्योंकि IS कोड से कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो कितने हैं 4, तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्ले इज 4, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 4 यानी SQL 4 दे दी, इट्स अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ इज 300 यूनिट, यानी कि अनकंबाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब स्टेट में कितनी है 300 यूनिट। द डिस्टर्ब स्ट्रेंथ ऑफ क्ले विल बी, डिस्टर्ब पूछ रहा है, सेंसिटिविटी बोलते हैं अनडिस्टर्ब स्टेट अपॉन डिस्टर्ब स्टेट, ये होता है, ये 4 है, ये कितना दे रखा है अपने को 300, और डिस्टर्ब स्टेट का पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से डिस्टर्ब का होगा 300
बटे 4, 4 से जो गया 25, तो आएगा 75 यूनिट। क्या आएगा? 75 यूनिट आएगा। ठीक है, देखो 75 यूनिट है, हाँ 75 यूनिट है आंसर में, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी सभी के लिए रिक्वायर्ड होती है लेकिन किसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, मेक द फूड टेस्टी, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए नहीं होती है। रिड्यूसिंग कोरोना पाइप, इसके लिए होती है, होती है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ स्किल डिफॉर्मेशन बॉयलर, हार्डनेस ऑफ वाटर पड़ा होगा आप लोगों ने, इसके लिए होती है, इसलिए सॉफ्टनिंग की जाती है। हेल्प रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट, इसके लिए भी होती है, इससे फ्यूल की कॉस्ट ना बढ़े, तो किसके लिए नहीं होती? मेक द फूड टेस्टी सॉफ्ट एंड प्लेटेबल, तो इसके लिए नहीं होती। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग एनालॉजी इन सॉइल मैकेनिक्स इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना। स्प्रिंग एनालॉजी किसके लिए करते हैं हम लोग? कंसोलिडेशन के लिए करते हैं ना, तो ये तो ठीक है। अच्छा एक और बात है, तो सैंपल है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो 20 mm होनी चाहिए। अच्छा जो वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर, वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो वो होता है एट द रेट सेंटर पे, क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये बातें रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IES 12269 द IES यानी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मिनिमम कितना होता है? 30 मिनट, ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर। ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाए, यानी कि बोल दे आपसे अगर कि OPC का सेटिंग टाइम किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 10 घंटे से, और किससे कम नहीं होना चाहिए 30 मिनट से। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा अगला देखते हैं। द फ्लैश फायर पॉइंट, ठीक है, सॉरी फ्लैश फायर पॉइंट नहीं होगा, फ्लैश पॉइंट ही होगा ये। ठीक है, फ्लैश पॉइंट अलग होता है, फायर पॉइंट अलग होता है, डेफिनेशन दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है, द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ पेविंग ग्रेड ऑफ बिटवीन एज पर IS। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड से देखो यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो फ्लैश पॉइंट वो होता है जिसपे क्या होता है, वेपर्स हैं वो फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर होता है? तो वो 220 डिग्री होता है, 220 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए होता है? फॉर ऑल पेविंग ग्रेड ऑफ बिटवीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कंक्रीट इन द मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय कोर टेस्ट। आप लोगों को कोर टेस्ट बताया हुआ कि जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम लोग कोर टेस्ट करते हैं, है ना। शेल बी कंसाइडर एक्सेप्टेबल इफ द एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कोर इज इक्वल टू द एटलीस्ट क्यूब परसेंटेज ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट वेयर क्यू इज। तो भाई आप कब एक्सेप्ट करोगे? जब एवरेज कम नहीं होना चाहिए, कितने से? 85% से। ठीक है, तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम डेंसिटी ग्राम पर सीसी ऑफ कोरुगेटेड एंड सेमी कोरुगेटेड, किसकी बात कर रहा है? कोरुगेटेड एंड सेमी कोरुगेटेड एबेस्टेड सीमेंट शीट, किसकी बात कर रहा है? देखो सीमेंट शीट कंसाइडर एक्सेप्टेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज बाय इंडियन स्टैंडर्ड, तो सीधे पूछ रहा है तो मिनिमम डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैं बात करूं कि कोरुगेटेड शीट किसके लिए? आयरन या स्टील के लिए, तो एरिया में इंक्रीमेंट कितना होता है? 14% का। अच्छा वही अगर मैं सीमेंट के केस में बात करूं तो कोरुगेटेड होगी तो उस केस में कितना होता है? 20%। ठीक है, अगर सेमी कोरुगेटेड होगी तो उस केस में कितना होता है? 10%। अच्छा इसकी डेंसिटी मिनिमम कितनी होती है? डेंसिटी मिनिमम होती है 1.4 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। चलो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैजन अप्रोक्सीमेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड इफ द इफेक्टिव डाया इज 0.2 सेंटीमीटर यानी डी कितना? 0.2 सेंटीमीटर, देन द परमेबिलिटी विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग के जानते हैं कि इक्वल टू CD 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, C 100 रखते हैं, जब D को हम लोग सेंटीमीटर में रखते हैं, याद रखना D किस में लेना? सेंटीमीटर में, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो किस में आता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने DDA JEE के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के
25 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आने वाले टाइम में हम लोग कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करेंगे, 26 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, और लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लाइक जरूर कीजिए, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना हमको पता चलेगा कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, और उतना ही हम लोग और कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।